हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो आज हम करने वाले हैं इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये बेसिकली जुलाई महीने के होने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि रिलेटेड होंगे इकोनॉमी से और बैंकिंग से रिलेटेड होंगे, और तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम्स में भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। सो इसी सीरीज में तुम्हें हर महीने के इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, साथ ही साथ जून भी, और साथ ही साथ वो सारे टॉपिक्स जो कि कहीं ना कहीं करंट सिनेरियो में भी चल रहे हो उस पर भी तुम्हें सेपरेट वीडियो देखने को मिलेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। सो तुम्हें हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही इंस्टेंटली मिल रही होगी। साथ ही साथ तुम हमारे कोर्स में भी जुड़ सकते हो। हमारे कोर्स बीकॉम के लिए चलते हैं, जिसके अंदर तुम्हें कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ अल्टीमेट बैचेस भी चलते हैं हमारे, और प्रो टेस्ट सीरीज जल्द ही अलग से लॉन्च किया जाने वाला है। अल्टीमेट बैच कंप्लीट कोर्स के अंदर इंटीग्रेटेड है, साथ ही साथ प्रो टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कोर्स के अंदर इंटीग्रेटेड है। सो चाहो तो तुम कंप्लीट कोर्स के लिए भी जा सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और डायरेक्ट लिंक कोर्स का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी जाकर परचेज कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक नहीं बोलूंगा मैं, इकोनॉमी एंड बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट जो है, जिसमें देखने को तुम्हें मिलने वाला है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं। किन के लिए? जीएसटी पेयर के लिए। जो भी जीएसटी पेयर्स हैं, भारत में जीएसटी पे करते हैं, टाइम टू टाइम रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनके लिए ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इशू किया जाने वाला है। अब ये सर्टिफिकेट क्यों इशू कर रहे हैं? बिकॉज दे आर टाइमली फिलिंग्स रिटर्न्स। जो जीएसटी पेयर्स हैं जो टाइम टू टाइम रिटर्न्स पे कर रहे हैं, वो उनके लिए सर्टिफिकेट्स इशू किए जाने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बताना चाहूंगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, तुम भी नोट कर लेना। जुलाई 1 इस डेट को जीएसटी डेट कह सकते हो, तुम जीएसटी डे कंसिडर कर सकते हो, माना जाता है। किनके द्वारा बताया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा कंसिडर किया गया है। अबाउट 66 करोड़ जीएसटी रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड। टोटल 66 करोड़ जो जीएसटी रिटर्न्स है वो फाइल किए गए। किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है? लोअर रेट्स की वजह से। कम रेट रखे गए, जिसकी वजह से ज़्यादा रिटर्न्स फाइल हुए हैं इस ईयर। इससे क्या हुआ, जो हमारे जीएसटी रिवेन्यू है वो कितने तक बढ़ी है? अबव ₹1 लाख करोड़, उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है ओवर द 8 कंजिक्यूटिव मंथ्स। तो चाहो तो याद रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, गवर्नमेंट आस्क्स। गवर्नमेंट ने एनपीसीआई को बोला है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर्स तैयार करना शुरू कर दो। अब ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर्स? इसमें देखो जनरली होगा क्या, ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा। जो भी व्यक्ति होंगे वो सिंपली हॉस्पिटल में जाके ये वैक्सीन वाउचर दिखाएंगे, और जो भी अमाउंट होगा वो डिडक्ट होके हॉस्पिटल के अकाउंट में चला जाएगा, और वैक्सीन उस बंदे को लगा दिए जाएंगे। ठीक है। एम्प्लॉयर्स कैन परचेज दीज वाउचर्स इन अ बल्क। जो एम्प्लॉयर होंगे, जो जॉब प्रोवाइडर होंगे, वो वाउचर्स बल्क में परचेज करेंगे, इकट्ठे परचेज करेंगे, और वो अपने एम्प्लॉय को देंगे। अब एम्प्लॉय हॉस्पिटल जाएंगे, और वो मनी, जो भी वैक्सीन वाउचर का मनी होगा, वो हॉस्पिटल के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इससे एम्प्लॉयज जो है इजीली वैक्सीनेट कर सकते हैं खुद को उस वाउचर के थ्रू। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनपीसीआई का रोल क्या है यहाँ पे। तो एनपीसीआई जो है, एनपीसीआई का मैं फुल फॉर्म तुम्हें बताना चाहूंगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म लर्न कर लेना तुम। ये जो एनपीसीआई है ये एक प्रोसेस की तरह रोल प्ले कर रही है, प्रोसेस में रोल प्ले कर रही है। वेरियस बैंक्स को शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किया जा रहा है, और उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा है कि यार तुम बैंक जो भी हो ये सारे वाउचर्स तैयार करना शुरू कर दो। नेक्स्ट देख लो, गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करने जा रही है 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म। क्या है सर ये, क्यों लॉन्च किया जा रहा है? बेसिकली इसे लॉन्च करने का मेन मकसद है जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें पेस लाना, मतलब उन्हें तुम पुश करोगे। यहाँ पे गवर्नमेंट पुश करने की सोच रही है इसे। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरप्राइज, इसने लॉन्च करा है 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म। किस डेट को? जुलाई 2, 2021। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर हैवी इंडस्ट्री के, हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइज जो उनके यूनियन मिनिस्टर है उनके द्वारा लॉन्च किए गए। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। वर्चुअल मोड में, फिजिकली जाना तो अभी फिलहाल के टाइम में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने वर्चुअली इसे लॉन्च किया गया। अब ये प्लेटफॉर्म कौन डेवलप कर रहे होंगे? तो ये प्लेटफॉर्म आईआईटी मद्रास, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम ICAT के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिर BHEL, HMT, ये सारे मिलके इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो बताया गया कि वेस्ट बंगाल ने प्रेजेंट कर दिया है अपना बजट फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। इट वाज टेबल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर जो कि वहाँ की है ममता बनर्जी जी। उन्होंने असेंबली में प्रेजेंट किया, स्टेट असेंबली में, किस डेट को? जुलाई 7 2021 को। अब इस बजट से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब तुम सिंपली ये कह सकते हो इस बजट में किस चीज पे एम्फेसाइज किया गया है वो बताया गया है यहाँ पे। इस बजट में एम्फेसाइज किया गया है सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर पे, साथ ही साथ कोविड रिलीफ्स पे, जो भी हमारे कंट्री में सिचुएशन चल रहा है उसे देखते हुए। साइज ऑफ द बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो साइज रखा गया है, कितना रखा गया है? 2,78,727 करोड़। इसे इंक्रीज किया गया है 28.5% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर बजट। पिछले साल के कंपैरिजन में इतना बढ़ा है 28.5%। अब कुछ आउटलेज दिए गए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कह सकते हो सिंपली। किस पे है? कृषक बंधु पे, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड पे, लकी बंधु स्कीम पे, ठीक है, इन सबको बढ़ाने की बात यहाँ पे की गई है। फूड एंड सिविल सप्लाईज, साथ ही साथ कोविड रिलीफ, इन पे एलोकेशन, जो फंड का एलोकेशन हो गया वो होगा, उन्हें बढ़ाने की बात की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फाइनेंशियल 22 के लिए होगा वो भी बढ़ाया गया है एबव दी रुपीज 65,291 करोड़। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चाहो तो तुम वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे तुम देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज ब्रॉट अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, डीपीई जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है पब्लिक इंटरप्राइज वाले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लाए, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स हैं इसके। डीपी वॉज अर्ली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये किसके अंदर था? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। अच्छा, इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। इट हैज बीन ब्रॉट अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन अ बिड इन द ईज ऑफ अ कोऑर्डिनेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर डिसइन्वेस्टमेंट। किसके अंदर लाया गया? अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसके अंदर देखो कुछ टोटल 6 डिपार्टमेंट्स हैं, किसके अंदर? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। एक तो हो गया ये जो नया आया है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, उसको छोड़कर टोटल 5 है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देख लो, LIC टू हैव अ CEO एंड MD, जो कि सब्सटीट्यूट होंगे किसके? चेयरमैन के। ध्यान से देखना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या कर रही है? वेरियस पोस्ट तैयार कर रही है। वेरियस क्या पोस्ट तैयार की जा रही है यहाँ पे? किसके लिए? मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए, इंस्टीड ऑफ हैविंग एन एग्जीक्यूटिव। पहले जानते हो जो कि है तुम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं यहाँ पे, उनकी जगह MD, साथ ही साथ CEO के लिए पोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। कुछ हाईलाइट्स दे रखे हैं, देख लो। These changes have been outlined in the backdrop of a launch of mega initial public offering. LIC have instead of an executive chairman, बस वही बताया गया कि एग्जीक्यूटिव की जगह क्या यहाँ पे लाए जा रहे होंगे, उसकी बात की गई है। Changes were made by the Department of Financial Service under the Finance Ministry by amending Life Insurance Corporation of India Pension Amendment Rules. कुछ और भी अमेंडमेंट दिए गए हैं LIC एक्ट 1956 के तहत, तो चाहो तो तुम देख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, देख लो। Who will appoint CEO and MD? CEO और MD यहाँ पे कौन अपॉइंट कर रहे होंगे? तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये अपॉइंट किए जा रहे होंगे अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द LIC एक्ट 1956। तो ये चीज तुम याद रखना। अब इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि पूछ ली जाए तुम्हारे एग्जाम में। यूपी लॉ पैनल प्रपोजेस 2 चाइल्ड पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल। तुम जैसा कि तुमने न्यूज में भी देखा होगा, ये ड्राफ्ट किया गया है, ये बिल ड्राफ्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। टाइटल इसका क्या दिया गया? द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल 2021, जिसका मेन मकसद क्या है? टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, साथ ही साथ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इस बिल के कुछ हाईलाइट्स दे रखे हैं। ये किनके द्वारा किनके द्वारा फ्लोट किया गया है? तो उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन के द्वारा, UPSLC के द्वारा, जो कि क्या कर रहे होंगे? कंट्रोल और स्टेबलाइज स्टेट के पॉपुलेशन को। और एक पॉइंट और चाहो तो याद कर सकते हो, वैसे बेसिक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। पब्लिक सजेशंस के लिए इस बिल को ओपन रखा गया था कि आप सजेस्ट कर सकते हो इस बिल में कुछ चेंजेस के लिए। जुलाई 1921, मतलब जुलाई 19 2021। कुछ की प्रोविजंस देखे गए हैं, चाहो तो आप इसे देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब फेडरल बैंक CEO रीअपॉइंटेड, जो फेडरल बैंक के CEO हैं उन्हें दोबारा से अपॉइंट किया गया है। शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करा है द मोशन ऑफ रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन
एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसका? फेडरल बैंक का। ही हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ सीईओ फॉर द पीरियड ऑफ अ 3 ईयर। याद रख लेना, 3 साल के लिए उसे रीअपॉइंट उन्हें किया गया है एज अ सीईओ। अब ये स्टार्ट कब से हो रहेंगे? सितंबर 23 2021 से ये इफेक्ट में आएंगे, अपने एक्शन में आएंगे, और कब तक रहेंगे? सितंबर 22 2024 तक। अब आरबीआई ने रीअपॉइंटमेंट को अप्रूव किया था कब? जुलाई 9 2021 को। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट इनॉग्रेटेड एट नागपुर। देखो, सबसे पहले जानो कि ये एलएनजी है क्या। एलएनजी एक नेचुरल गैस है जिसमें मेनली मीथेन और कुछ मिक्सचर इथेन के होते हैं, जिसे कूल करके लिक्विड के फॉर्म में रखा जाता है। तो उसी के लिए यहाँ पे एक फैसिलिटी प्लांट लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट करा है इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि कहाँ पे है? नागपुर में। क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं। व्हाइल इनॉग्रेटिंग द प्लांट, मिनिस्टर एम्फसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अल्टरनेट बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स के इंपॉर्टेंस को यहाँ पे दर्शाया गया है। मिनिस्ट्री हैव ऑल्सो डिजाइंड अ पॉलिसी जो कि इंकरेज करेगी हमारे भारत में इंपोर्ट सब्सटीट्यूट को, कॉस्ट इफेक्टिव को, पॉल्यूशन फ्री कंट्री को। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑल्सो अंडरलाइंड सरप्लस इन राइस, कॉर्न एंड शुगर कैन बी यूज्ड एज अ अल्टरनेटिव फ्यूल। इन सबको एज अ अल्टरनेटिव फ्यूल यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम वेस्टेज, वेस्ट होने से। अडानी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। अडानी ग्रुप लेड बाय गौतम अडानी, जिन्होंने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फ्रॉम द जीवीके ग्रुप। क्या होता है जीवीके ग्रुप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। की पॉइंट्स क्या है? विद दिस टेक ओवर, जो अडानी ग्रुप है वो टॉप कंपनी बन चुकी है इन द टर्म्स ऑफ एयर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में जो एयरक्राफ्ट बिल्डिंग होती है, डिजाइन किया जाता है, उसके टर्म में भारत में सबसे पहले नंबर पे आ चुकी है। और साथ ही साथ ये भी प्रिडिक्शन किया गया है जो भारत है वर्ल्ड में, तुम कह सकते हो, 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बनने वाला है बाय द ईयर 2024। एविएशन मार्केट जनरली किसे बोला जाता है? जो कि एयरक्राफ्ट बिल्डिंग, डिजाइनिंग, इन सब में इन्वॉल्व है। कुछ और भी पॉइंट्स है, चाहो तो तुम देख सकते हो कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स प्रेजेंटली ओन 74 स्टेक इन द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब अभी इस मुंबई एयरपोर्ट में, जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसमें अडानी ग्रुप का भी 74% का स्टेक है फिलहाल। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, एनटीपीसी टू सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क एट रन ऑफ कच्छ। एनटीपीसी जो है तुम जानते हो, फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये सेटअप करने जा रही है लार्जेस्ट सोलर पार्क। कहां पे? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहां है? गुजरात में। अब इस सोलर पार्क की कैपेसिटी कितनी होने वाली है? 4.75 गीगावाट। ये सेटअप किया जाने वाला है रन ऑफ कच्छ में, गुजरात। अब देख लेना कुछ और भी हाइलाइट्स हैं इसके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। जो भारत है वो पूरे वर्ल्ड में 5वां फॉरेक्स रिजर्व होल्डर है। फॉरेक्स रिजर्व सर होता क्या है? सबसे पहले तुम ये जानो, ये एसेट्स हैं जो कि जनरली सेंट्रल बैंक के द्वारा होल्ड किए जाते हैं। इसके अंदर वेरियस बॉन्ड्स आएंगे, फॉरेन करेंसीज आएंगी, गोल्ड होंगे, बैंक डिपॉजिट्स होंगे, और स्पेशल ड्राइंग राइट भी इसके अंदर आते हैं। तो ये चीज याद रख लेना। की पॉइंट्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एक्टिवली मॉनिटरिंग द कंट्रीज एक्सटर्नल पोजीशंस। जो हमारी भारत की गवर्नमेंट है, जो हमारे भारत की सेंट्रल बैंक है, ये भारत की एक्सटर्नल पोजीशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे भारत का मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो रहा हो। ओवरऑल ग्रोथ की यहाँ पे बात की गई है। इंडियाज बैलेंस पेमेंट हैज सरप्लस इन द बोथ कैपिटल एज वेल एज करंट अकाउंट के टर्म में देखा जाए तो दोनों ही सरप्लस हैं फिलहाल। तो यही चीज़ याद रखना कि जो भारत है वो 5वां लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर है पूरे वर्ल्ड में। सेबी इंट्रोड्यूस एक्सपेक्टेड लॉस्ट बेस्ड रेटिंग। अब जैसे कि तुम जानते हो ये रेटिंग स्केल क्या है, तुमने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा होगा मेरे साथ, उसमें मैंने तुम्हें बताया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में मैंने तुम्हें समझाया था। ये जनरली क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज, फर्म्स, गवर्नमेंट सबको रेट करती हैं, ठीक है, कि कैसे उनकी क्रेडिट स्कोर उनकी क्या है। उस बेसिस पे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होंगे वो उन्हें फंड्स प्रोवाइड करेंगे। तो सेबी ने क्या कहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कि अब आप एक्सपेक्टेड लॉस के बेसिस पे भी रेटिंग्स दो उन सारे कंपनी को। सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल। हाईलाइट क्या है, अंडर द न्यू फ्रेमवर्क जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होंगी वो क्या करेंगे, उनका क्या काम होगा, प्रोवाइड एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट्स
इंस्ट्रूमेंट्स और साथ ही साथ जो भी इंस्टीट्यूशंस या इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे इंटीग्रेटेड है, उनसे कनेक्टेड है, उनको भी आप रेट करो। ठीक, तो ये भी कुछ देख लेना। अब ये जो सर्कुलर है ये इशू किया गया बाय द एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 ऑफ द सेबी एक्ट 1992। सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्या सर? चांसेस कम है कि पूछे जा सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ज्वाइंट सेक्रेटरी जो कि कौन है? रश्मि आर दास, इन्हें अपॉइंट किया गया है टू द यूएन टैक्स कमेटी। देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है ये। रश्मि रंजन दास जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उन्हें अपॉइंट किया गया है यूएन टैक्स कमेटी में एज अ मेंबर, जिनका पीरियड कितना रहने वाला है? 2021 से लेकर 2025 तक। अब देखो यहाँ पे ये कमेटी जो है, ये यूएन टैक्स कमेटी जो है, इसमें मेजॉरिटी वुमेन एक्सपर्ट्स ही हैं इसकी पैनल में। अब फॉर्मली नोन एज द यूएन कमेटी एक्सपर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन टैक्स मैटर, जो यूएन टैक्स कमेटी है इसे कहीं ना कहीं हम जानते हैं किस नाम से भी? यूएन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस इन टैक्स मैटर। ये कमेटी वेरियस कंट्रीज को या कंट्री को हेल्प करती है अपने फॉरवर्ड लुकिंग टैक्स पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करने में और स्टेबल करने में। IMF टू कीप 2021 ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट एट 6%। किन्होंने कहा? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिनिया जॉर्जिवा। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। On July 21, 2021, the International Monetary Fund has said that it is estimating that the global growth for the 2021 will be 6%। यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ की बात की जा रही है। The same that was forecasted in April, लेकिन कुछ कंट्रीज फास्टर ग्रो कर रही थी और कुछ कंट्रीज स्लो ग्रो कर रही थी। क्रिस्टलिनिया जॉर्जिवा IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है, इकोनॉमिक रिकवरी है मतलब हमारी जो पेस है ग्रोथ की, वो ट्रंकेटेड रहेगी, मतलब कर्टल रहेगी, कम रहेगी, जब तक वैक्सीनेशन का पेस ग्रो नहीं करता है, मतलब वैक्सीनेशन बहुत मास स्केल पे तुम कह सकते हो, बहुत स्पीड रेट से ना हो। In the month of April, IMF had projected that the global growth for the 2021 would hit 6%, a rate which is unseen since the 1970 as the global economy starts to recover. नेक्स्ट देखो IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट। IMF का यहाँ पे एक अपडेट आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का अपडेट है यहाँ पे। ऑन जुलाई 27 द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज कट इंडियाज GDP ग्रोथ, भारत की GDP ग्रोथ को कट किया गया है फॉरकास्ट टू 9.5% फॉर द फिस्कल ईयर 2021-22। प्रीवियसली क्या फॉरकास्ट किया गया था? 12.5% फॉरकास्ट किया गया था, अब कट करके कहाँ पे ला दिया गया? 9.5%। कुछ इसके हाईलाइट्स दे रखे हैं जिसे तुम्हें देखना है। डिजिटल पेमेंट जो है वो ग्रो किया है 30.19% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 2021। आरबीआई यहाँ पे ये कह रही है, आरबीआई का जो डेटा है डिजिटल पेमेंट का डेटा है वो ये बता रहा है कि भारत में ये ग्रोथ बढ़कर 30.19% हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, मार्च 2021। प्रीवियस ईयर क्या था? 270 से 207 तक हुआ था, लेकिन इस साल ये ग्रो हुआ है। आरबीआई का DPI इंडेक्स जो है वो इससे रिलेटेड मैटर्स को शो करता है। आज के लास्ट टॉपिक को यहाँ पे हम देख लेते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स रुपीज 1624 करोड़ फॉर द शिपिंग कंपनीज। जो शिपिंग कंपनीज होती हैं, जानते हो, कार्गो वगैरह जो हो गई, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रुपीज 1624 करोड़, जो कि उन्हें मिल रहे होंगे ओवर द 5 ईयर्स। ठीक है, 5 सालों तक में, अगले 5 सालों में मिल रहे होंगे इंडियन शिपिंग कंपनी को। सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर द ओवर द 5 ईयर्स। सो चाहो तो तुम इसके हाइलाइट्स भी पढ़ सकते हो और कुछ अबाउट स्कीम्स से, इस स्कीम से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं उसे भी तुम देख सकते हो। सो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम चाहो तो हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो, हमारे वेरियस बैचेस चलते हैं बीकॉम को लेकर, कंप्लीट कोर्स, अल्टीमेट कोर्स और प्रोटेस्ट सीरीज। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।